Hello students, this is Dr. V. S. K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics. Kinetic Theory of Gases इस चैप्टर की शुरुआत हम इस वीडियो से करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इजी भी है। इस चैप्टर के ऊपर अगर कुछ एमसीक्यूज आते हैं तो उनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इस वीडियो में जिस टॉपिक को हमें डिस्कस करना है वो टॉपिक है assumptions ऑफ आइडियल गैसेस। बहुत ही बेसिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस टॉपिक के ऊपर कुछ एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने के लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ पीडीएफ के फॉर्म में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो क्या है assumptions ऑफ आइडियल गैसेस, हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इस चैप्टर में हमें एग्जैक्टली क्या स्टडी करना है वो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें क्या स्टडी करना है एग्जैक्टली वो हम समझते हैं। सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस KTG। अब ये जो भी चैप्टर है इसमें हमें एग्जैक्टली क्या स्टडी करना है सबसे पहले वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो चैप्टर है इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अब ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या है? ओके, सो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, दीज आर द प्रॉपर्टीज रिलेटेड विद द गैस। गैस के रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज है उन प्रॉपर्टीज को हम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहेंगे। व्हाट आर देन माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज? जो भी मॉलिक्यूल्स है, यानी जो गैस है जिस मॉलिक्यूल से बना है उन मॉलिक्यूल की जो भी प्रॉपर्टीज होंगे उनको हम माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहेंगे। ओके, सो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज और गैस की प्रॉपर्टीज इनको हम रिलेट करने वाले हैं इस चैप्टर में, और उस चैप्टर का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब गैस के कौन से प्रॉपर्टीज होती है? तो गैस का प्रेशर, गैस का टेम्परेचर, उस गैस का वॉल्यूम कितना है। ओके, सो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ द गैस, these are the properties of the gas. These type of properties are called as an macroscopic properties. Or microscopic properties means what? These are the properties, already I told you, these are the related with the molecules. तो मॉलिक्यूल की स्पीड कितना है, मॉलिक्यूल का मोमेंटम कितना है, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कितना है। ओके, अब ये प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम यानी गैस की प्रॉपर्टीज, स्पीड, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, ETC, दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली रिलेशन क्या है वो हमें यहाँ पे इस चैप्टर में स्टडी करना है। अगर गैस मॉलिक्यूल्स का मोमेंटम चेंज होता है, गैस मॉलिक्यूल का अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है तो उसके प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट गिरेगा, उसके टेम्परेचर के ऊपर क्या इफेक्ट गिरेगा, उसका वॉल्यूम चेंज होगा क्या। सो इन दोनों प्रॉपर्टीज को, दैट इज द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, इन दोनों का हमें कोरिलेट करना है इस चैप्टर में। ओके, तो सबसे पहले जो भी हम रिलेट करने वाले हैं इन दो टाइप की प्रॉपर्टीज को, तो उसके लिए हमें एक आइडियल गैस कंसिडर करना होगा। तो आइडियल गैस के लिए कुछ अजम्पशंस हम यहाँ पे कर रहे हैं, वही अजम्पशंस इस वीडियो में हमें देखना है। तो जो भी टॉपिक है इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है वो है assumptions of kinetic theory of gases. So there are number of assumptions are there. So we will start one by one. First assumption, assumption 1, every gas consists of extremely small particles. जो भी गैस होता है it consists of very small particles known as molecules. उन particles को हम molecules कहते हैं। The molecules of a given gas are in all identical. जो भी molecules है, कोई भी गैस अगर दिया है उस गैस के जो भी molecules है they are all identical. Okay, but are different than those of the another gas. Okay, तो इस चीज को हम यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक कंटेनर है, these are the gas. Okay, this gas is made up of very small large number of particles.
दिस पार्टिकल्स, ये जो भी पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज एन मॉलिक्यूल्स। ओके, अब अगर इसमें मैं कोई गैस कंसिडर कर रहा हूं, मान के चलिए कि NH3 अमोनिया गैस कंसिडर कर रहा हूं, सो दीज आर दी, जो भी पार्टिकल्स है, दीज आर दी अमोनिया मॉलिक्यूल्स। The every gas consists of extremely small particles known as molecules. These are the molecules. अब ये गैस अमोनिया का है, so these are the NH3 molecules. ये सभी NH3 molecules है. Okay, the molecules of the given gas are all identical. तो सभी के सभी सेम रहेंगे, but are different than those of the another gas. अगर किसी और कंटेनर में हम गैस कंसिडर कर रहे हैं, मान के चलिए कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसके जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, ये मॉलिक्यूल्स दे आर डिफरेंट देन दोज ऑफ द अनदर गैस। तो इसके जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, दीज आर द CO मॉलिक्यूल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। ओके, तो इसका मॉलिक्यूल का नेचर और इसका नेचर ये डिफरेंट रहेगा। लेकिन अगर सेम टाइप का गैस है तो सभी मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल रहेंगे। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के जितने भी मॉलिक्यूल्स है, सभी के सभी यहाँ पे सेम रहेंगे। उसी तरह इसमें NH3 के जो भी मॉलिक्यूल्स है, दे आर ऑल आइडेंटिकल। लेकिन दो डिफरेंट अगर गैस ले रहे हैं, तो ये जो भी मॉलिक्यूल्स है, दे आर टोटली डिफरेंट देन दैट ऑफ द NH3 मॉलिक्यूल्स। ओके, सो ये इसका कहना है। दिस इज द फर्स्ट अजम्पशन। बहुत इजी है। जो भी गैस होता है, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, और उन पार्टिकल्स को अब हम नाम दे रहे हैं, दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज एन मॉलिक्यूल्स। ओके, अगर कोई सिंगल टाइप का गैस ले रहे हैं, तो उस गैस में जितनी भी मॉलिक्यूल्स है, दे आर ऑल आइडेंटिकल। वो सभी आइडेंटिकल रहेंगे, बट आर डिफरेंट देन दोज ऑफ द अनदर गैस। अब ये जो भी मॉलिक्यूल्स है, ये एक में के साथ अगर हम देखते हैं तो दे आर आइडेंटिकल, लेकिन NH3 के जो भी मॉलिक्यूल्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल से टोटली डिफरेंट रहेंगे। सो कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस की अगर बात करते हैं, तो दीज आर ऑल आइडेंटिकल। ओके, NH3 के आइडेंटिकल है, लेकिन दोनों का नेचर डिफरेंट रहेगा। सो दिस इज अ फर्स्ट अजम्पशन। सेकंड अजम्पशन देखते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर आइडेंटिकल। ऑलरेडी हमने बात किया। स्पेरिकल, रिजिड एंड परफेक्टली इलास्टिक पॉइंट मासेस। जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो भी मॉलिक्यूल्स है गैस के, हमने देखा कि दे आर ऑल आइडेंटिकल। अगर यहाँ पे हम NH3 कंसिडर कर रहे हैं, तो अमोनिया के जितने भी मॉलिक्यूल्स है, सभी मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल है। सेकंड जो भी कहा है यहाँ पे, दे आर स्पेरिकल। तो उनका जो भी नेचर होगा, ओके, शेप होगा, दे आर स्पेरिकल। वो स्पेरिकल फॉर्म में है, जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। दे आर रिजिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर रिजिड। ओके, सो वो रिजिड है। वो जब हम उसको प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद वो पास में नहीं आएंगे। दे आर रिजिड वन। ओके, तो एंड परफेक्टली इलास्टिक पॉइंट मासेस। अब परफेक्टली इलास्टिक पॉइंट मासेस मीन्स व्हाट? जब दो मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होगा, ओके, दो मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होगा, तो दैट कोलिजन इज अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम परफेक्टली इलास्टिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, या परफेक्टली इलास्टिक पॉइंट मासेस कहते हैं। ओके, सो मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर आइडेंटिकल, ओके, स्पेरिकल है, रिजिड है, और परफेक्टली इलास्टिक पॉइंट मासेस है। इनका साइज बहुत छोटा होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एन पॉइंट मासेस। ओके, नेक्स्ट assumption, assumption number 3, their size is negligible in comparison to the intermolecular distance। अब यहां पे देखिए, जो भी मॉलिक्यूल्स है, ओके, जो भी मॉलिक्यूल्स है, दीज आर द मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे अगर हम दो मॉलिक्यूल्स कंसिडर करते हैं, तो इस मॉलिक्यूल का जो भी साइज है, बहुत छोटा है एज कंपेयर टू दो मॉलिक्यूल में का डिस्टेंस जो भी होगा, दिस इज कॉल्ड एज एन इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इन दो मॉलिक्यूल में का जो भी डिस्टेंस है, ओके, तो वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके के है, दिस इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल, दिस इज द सेकंड मॉलिक्यूल, तो
मॉलिक्यूल्स इतने छोटे हैं, जब हम गैस पूरे गैस को कंसिडर करते हैं तो कोई भी दो मॉलिक्यूल के बीच में का जो भी डिस्टेंस होता है इट इज कॉल्ड एन इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो कहीं कहीं आपको ज्यादा दिखेगा, कहीं कहीं आपको कम दिखेगा, लेकिन इनका एवरेज इंटर मॉलिक्यूलर जो भी डिस्टेंस होता है इट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। देयर साइज इज निग्लिजिबल, उनको हम निग्लिजिबल कह सकते हैं इन कंपैरिजन, किसके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो यहां पे आप इमेजिन कर सकते हो अगर ये गैस मॉलिक्यूल है और ये दूसरा गैस मॉलिक्यूल है तो इनके बीच में जो भी डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का, सो दिस डिस्टेंस इट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। सो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा गैसेस में एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। दिस इज अ थर्ड assumption. Next assumption, the volume of molecules is negligible in comparison to the volume of gas. बहुत इंपॉर्टेंट है, द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम हम कंसिडर करते हैं ओके इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस तो वो निग्लिजिबल होगा। सो यहाँ पे देखते हैं, फिलहाल यहाँ पे जो भी कंटेनर हम कंसिडर कर रहे हैं इस कंटेनर में हमने गैस को भर दिया, तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो भी है वो रैंडमली मोशन में रहेंगे ओके इस तरीके से। अब यहाँ पे पूरा वॉल्यूम अगर गैस का हम कंसिडर करते हैं तो दिस इज दैट वॉल्यूम ओके। लेकिन अगर इसके ऊपर हम फोर्स एग्जर्ट करते हैं इस पिस्टन के ऊपर तो डेफिनेटली पिस्टन नीचे आते जाएगा, जैसे जैसे नीचे आएगा पिस्टन तो यहाँ पे गैस का जो भी वॉल्यूम है इट गोज ऑन डिक्रीजेस ओके, डिक्रीज होगा। जैसे जैसे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स में का जो भी इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो कम होते जाएगा। तो एक वक्त ऐसा आएगा, ऐसा इमेजिन कीजिए कि हम बहुत ज्यादा फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, इस फोर्स की वजह से ये पिस्टन नीचे आ रहा है। अगर पिस्टन नीचे आ रहा है तो मॉलिक्यूल्स जो भी है सभी के सभी यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, सभी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं लाइक दिस वन ओके। तो सभी मॉलिक्यूल्स जब नीचे आएंगे तो इनका जो भी टोटल वॉल्यूम होगा दिस वॉल्यूम ऑफ ऑल मॉलिक्यूल इट इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो यहां पे देखा गया बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज ओनली 0.014%, ये बहुत कम वैल्यू होगा ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस, ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज वेरी वेरी लेस, जिसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं ओके एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो गैस का वॉल्यूम कैसे होता है, अगर मैं इस पिस्टन को ऊपर लेके जाऊंगा तो मॉलिक्यूल्स का इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम बढ़ते जाएगा, तो गैस का वॉल्यूम उतना ही होगा जितना ये सिलेंडर का वॉल्यूम रहेगा ओके। लेकिन एक्चुअल वॉल्यूम जो भी है एक एक मॉलिक्यूल का, सो सभी मॉलिक्यूल्स की अगर वॉल्यूम हम कंसिडर करते हैं तो इट इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। और प्रैक्टिकली वो सिर्फ इतना होता है जो कि हम निग्लेक्ट कर सकते हैं ओके। द वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ अ गैस। तो ये था फोर्थ assumption। नेक्स्ट assumption हम देखते हैं, assumption number 5, the molecules of a gas keep on moving randomly in all possible direction with all possible velocities okay। the molecules of a gas keep on moving randomly। molecules जो होते हैं गैस के वो एक जगह पे स्टेबल नहीं रहेंगे, वो हमेशा मोशन में रहेंगे ओके। तो हमेशा मोशन में क्यों रहते हैं, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी मिलती है, वो किसके वजह से मिलती है आगे हम देखने वाले हैं। लेकिन जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिनको हम मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं उस गैस का, दे ऑल आर इन अ रैंडम मोशन ओके। अब रैंडम मोशन में है तो डेफिनेटली वहां पे सिचुएशन कैसा होगा, देखिए यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स है, कोई मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो ऑल मॉलिक्यूल्स आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन ओके। ऑल मॉलिक्यूल्स इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, सभी मॉलिक्यूल्स एक की तरफ भाग रहे हैं। जब वो मोशन में रहेंगे
तो अगर कोई मॉलिक्यूल, मान के चलिए कि दिस इज दैट मॉलिक्यूल, इसको हम कंसिडर करेंगे। अगर ये मोशन में, अगर ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में आ रहा है, ओके, और ये मॉलिक्यूल जो भी अगर ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल आते वक्त इधर, तो और ये मॉलिक्यूल इधर आते वक्त इन दोनों के बीच में कोलिजन हो जाए। जैसे ही कोलिजन होगा तो इस मॉलिक्यूल का पाथ या डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और इस मॉलिक्यूल का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। आफ्टर कोलिजन दो मॉलिक्यूल आ रहे हैं इस तरीके से, जैसे वो कोलाइड होंगे तो उनका पाथ चेंज हो जाएगा, उनका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे जो डिस्कस करना है हमें, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस कीप ऑन मूविंग रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, with all possible velocities. The speed of a gas molecule is lie between 0 and infinity. अब मान के चलिए कि दिस इज दैट वन मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। अब ये जो भी मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में आ रहा है, ओके। अब इसका जो भी स्पीड रहेगा उस स्पीड से ये आ रहा है मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में, और ये मॉलिक्यूल स्लोली इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे ये मॉलिक्यूल यहां तक आएगा, इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा। कोलिजन होने के बाद, आफ्टर कोलिजन, ओके, कोलिजन होने के बाद ये मॉलिक्यूल जो भी है ये इस डायरेक्शन में आएगा और ये मॉलिक्यूल जो भी है मे भी इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इस तरीके से, ओके, तो आते वक्त वेलोसिटी डिफरेंट था। आफ्टर कोलिजन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी चेंज हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोलिजन के बाद इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी रुक जाए, यानी जीरो हो जाए, इस तरीके से कोलिजन हो जाए। मींस यहाँ पे मुझे ये बताना है, जब मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, ओके, मूव करते वक्त उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होता है। जब वो मूव करेंगे तो आफ्टर कोलिजन उसका पाथ चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन उसकी वेलोसिटी की वैल्यू भी चेंज होगा, ओके। तो हर मॉलिक्यूल का आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी चेंज होगा, और उस वेलोसिटी की वैल्यूज कितना पॉसिबल हो सकता है, द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स लाई बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी। मींस यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल सेम स्पीड से कंटिन्यूसली मोशन में नहीं रहेगा, क्योंकि जब मॉलिक्यूल के कोलिजन्स कैसे हो रहे हैं इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड रहेगा, ओके। तो उनकी जो भी वेलोसिटीज होती है, दैट वेलोसिटीज लाई बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी। बहुत ज्यादा वेलोसिटी भी हो सकता है जिसको हम इंफिनिटी तक अप्रोच कर रहा है ऐसा कहेंगे, या कुछ किस कोलिजन में वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल बिकम जीरो, ओके। सो यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स है, दे ऑल आर इन अ रैंडम मोशन। वो हमेशा रैंडम मोशन में है और किसी भी डायरेक्शन में वो जा सकते हैं। नेक्स्ट, द गैस मॉलिक्यूल्स कीप ऑन कोलाइडिंग अमंग देमसेल्फ एज वेल एज विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब जैसे कि हमने इसके पहले डिस्कस किया कि हर एक मॉलिक्यूल दे आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। अगर मोशन में है, ओके, अगर कोई मॉलिक्यूल मोशन में है, मान के चलिए दिस मॉलिक्यूल इज इन मोशन, अगर ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके पाथ में अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल आता है तो उसके साथ कोलाइड होगा। अगर पास में कोई ही नहीं आता उसके, ओके, पाथ में अगर कोई नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली वो कहाँ कोलाइड होगा, दिस वॉल ऑफ द कंटेनर। सो दिस इज द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो मॉलिक्यूल्स जब मोशन में रहेंगे, रैंडम मोशन में, तो पॉसिबिलिटी ये है द गैस मॉलिक्यूल्स कीप ऑन कोलाइडिंग अमंग देमसेल्फ, एक में के साथ कोलाइड हो सकते हैं, एज वेल एज विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अगर उसके पाथ में कोई नहीं आता है तो डेफिनेटली वो कहाँ पे कोलाइड होगा, वॉल ऑफ द कंटेनर पे। दिस कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। ये जो भी कोलिजन्स हो रहे हैं, चाहे वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हो या वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ हो, ये जो भी कोलिजन्स हो रहे हैं उन मॉलिक्यूल्स के, ओके, दिस कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिक कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन में उनका जो भी मोमेंटम होगा, दैट मोमेंटम इज कॉन्जर्व। उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स गेट कॉन्जर्व, वो कॉन्जर्व होते हैं, ओके। काइनेटिक एनर्जी या मोमेंटम लॉस नहीं होगा, सिर्फ एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर हो रहा है कुछ हद तक, ओके। अगर कंप्लीटली
देता है दूसरे मॉलिक्यूल को, तो दिस मॉलिक्यूल बिकम एट रेस्ट पोजीशन कुछ देर के लिए। लेकिन दूसरा मॉलिक्यूल आ रहा है और इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है या मोमेंटम प्रोवाइड कर रहा है, तो ये फिर मोशन में आ जाएगा। तो ये सभी के सभी जितने भी अजम्पशंस है एक में को रिलेटेड है। अगर कोलिजन में किसी पार्टिकल सॉरी कोलिजन में किसी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है, मीन्स व्हाट, उसकी जो भी वेलोसिटी है इट बिकम जीरो। जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हर मॉलिक्यूल की जो भी वेलोसिटी होती है, जो भी स्पीड होता है, इट इज इन बिटवीन जीरो एंड इन्फिनिटी। किसी किसी मॉलिक्यूल की बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगा इन दिस वे। द गैस मॉलिक्यूल्स कीप ऑन कोलाइडिंग अमंग देमसेल्फ as well as with the walls of containing vessel. These collisions are perfectly elastic. The number of collisions per unit volume in a gas remains constant. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अब देखिए इस रीजन में जितने भी कोलिजन्स होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम, ओके, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, सो उतने ही वॉल्यूम में इस रीजन में उतने टाइम में उतने ही नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे। मींस यहाँ पे द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ओके, इन अ गैस रिमेन्स कांस्टेंट। तो ऐसा कहीं कभी नहीं होगा गैस में कि सिर्फ एक ही रीजन में बहुत ज्यादा कोलिजन्स हो रहे और बाकी रीजन में कोलिजन्स नहीं हो रहे। अगर उनका हम डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो हमेशा सेम रहेगा। तो किसी भी रीजन में कोलिजन्स हो रहे और कोलिजन्स जो हो रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ कोलिजन्स सेम रहेंगे। नेक्स्ट वन, द टाइम स्पेंट इन अ कोलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ओके, इन कंपैरिजन। अब यहां पे इसका कहना क्या है, देखिए अगर एक मॉलिक्यूल यहां पे दूसरा मॉलिक्यूल यहां पे है, अगर मान के चलिए कि ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में आ रहा है और ये मॉलिक्यूल जो भी है ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका मोशन यहां से स्टार्ट हुआ है, इसका मोशन यहां से स्टार्ट हुआ है, ओके। अब यहां से लेके ये यहां तक आएगा, एट दिस पॉइंट इट दोनों मॉलिक्यूल्स गेट कोलाइड, ऐसा इमेजिन करते हैं एट दिस प्लेस। तो यहां से लेके यहां तक आने के लिए और इस मॉलिक्यूल के यहां से आने यहां तक आने के लिए, ओके, सो जो भी ट्रैवलिंग के लिए टाइम लग रहा है, तो दिस टाइम इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू जब वो कोलाइड होंगे, कोलाइड होने के बाद फटाक से वो इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो आफ्टर कोलिजन ये जो भी मॉलिक्यूल है यहाँ पे कोलाइड हुआ, कोलिजन होने के बाद ये मॉलिक्यूल इधर आ रहा है, ओके, ये मॉलिक्यूल कोलिजन होने के बाद मे भी इधर जा रहा है, ऐसा हम इमेजिन करते हैं। तो कोलिजन के लिए यहाँ पे जो भी टाइम लग रहा है, okay, that time is very very less as compared to the time spent in a collision between the two molecules is negligible in comparison to the time between two successive collision. What is the meaning of successive collision? तो देखिए यहाँ पे एक मॉलिक्यूल कंसिडर करता हूँ, यहाँ पे एक दूसरा मॉलिक्यूल है, ओके, यहाँ पे एक तीसरा मॉलिक्यूल है, ऐसा कंसिडर करके चलते हैं। दिस इज थर्ड मॉलिक्यूल। अब इसका मोशन यहां से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा कंसिडर करके चलते हैं, इसका मोशन यहां से स्टार्ट हो रहा है लाइक दिस वन, और ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो दोनों का कोलिजन यहाँ पे होगा, ओके, दोनों का कोलिजन यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद इस मॉलिक्यूल का जो भी डायरेक्शन है, इस मॉलिक्यूल की फर्स्ट मॉलिक्यूल की यहाँ पे कोलिजन होने के साथ इसके साथ सेकंड मॉलिक्यूल के साथ, तो मान के चलिए कि वो मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में आ रहा है और ये जो भी मॉलिक्यूल है ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो और एक कोलिजन होगा यहाँ पे। सो दिस इज द फर्स्ट कोलिजन, दिस इज द सेकंड कोलिजन। तो इन दोनों कोलिजन के बीच में जो भी टाइम ट्रेवल कर रहा है ये मॉलिक्यूल, ओके, सो दिस टाइम इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू कोलिजन होते वक्त जो भी टाइम लगेगा कोलिजन के लिए, इट्स वेरी वेरी लेस। तो एक बार रिपीट करते हैं, द टाइम स्पेंड इन अ कोलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ओके। तो दीज आर कॉल्ड एज सक्सेसिव कोलिजन, यहाँ पे फर्स्ट कोलिजन हुआ और यहाँ पे सेकंड कोलिजन हो रहा है, सो दीज आर कॉल्ड एज सक्सेसिव कोलिजन्स। नेक्स्ट वन, नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्ट्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। जो भी दो गैस मॉलिक्यूल्स है, भले वो कोलिजन होकर रहे, ओके, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल इज इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, लेकिन यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में
ना तो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट होगा, ना तो रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट होगा। कौन से फोर्सेस? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वहां पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल इज ineffective due to extremely small masses and very high speed of the molecule, क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूल्स है दे आर वेरी टीनी मासेस, छोटे बहुत ही छोटे पार्टिकल्स है, उनके मास अगर हम कंसिडर करते हैं दे आर वेरी वेरी लेस। ओके, तो मास कम होने की वजह से उनके ऊपर जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा हम उनको नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं, बहुत ही कम ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होगा। ओके, सेकंडली यहाँ पे उनकी जो भी स्पीड है, क्योंकि भले ही उनकी मास कम है लेकिन दे आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। ओके, रैंडम मोशन, तो स्पीड ज्यादा होने के कारण, उनका मास कम होने के कारण यहाँ पे ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स उनके ऊपर एक्ट नहीं होगा। ओके, दो चीजें यहाँ पे इस assumption में हमें स्टडी करना है। दो मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरेक्टिव या अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स नहीं होगा, दैट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पे एक्ट नहीं होगा, ये पहला है। सेकंड, इन मॉलिक्यूल का मास इतना ज्यादा कम है, इन मॉलिक्यूल का मास इतना कम है और उनकी वेलोसिटी इतना ज्यादा, स्पीड इतना ज्यादा है, सो दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी एक्ट होना चाहिए दैट इज mg, तो इसकी वैल्यू बहुत कम रहेगा। ओके, द लास्ट assumption, द मॉलिक्यूल्स constantly collide with the walls of the container, due to which their momentum changes. The change in momentum is transferred to the walls of the containers. Consequently, pressure is exerted by the gas molecules on the walls of the container. Okay, तो ये इंटरेस्टिंग है। देखिए इसके ऊपर हमें आगे जाके प्रेशर एक्सर्ट बाय द आइडियल गैस वो भी डेरिवेशन करना है। तो जो भी मॉलिक्यूल्स है, मान के चलिए ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जब मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो उस मॉलिक्यूल का मास हम m कंसिडर करेंगे, उसकी स्पीड v कंसिडर करेंगे, तो m इंटू वी, दिस इज अ मोमेंटम, दिस इज अ मोमेंटम। अब ये जो भी मोमेंटम है, ओके, इस मॉलिक्यूल का ये जो मोशन कर रहा है, तो इसके पाथ में अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं आता है तो इट कोलाइड ऑन अ वॉल ऑफ द कंटेनर, ये वॉल के साथ कोलाइड होगा। जैसे ही वॉल के साथ कोलाइड होगा, वॉल इसको क्या करेगा, वॉल के बीच में और इस मॉलिक्यूल के बीच में जो भी कोलिजन हो रहा है इट इज अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या हो रहा है, यहाँ पे न तो टोटल मोमेंटम सिस्टम का चेंज नहीं हो रहा है, सिस्टम का बोल रहा हूँ, ओके, उस मॉलिक्यूल का नहीं, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंजेस। इस सिस्टम में दो चीजें आ गई, एक मॉलिक्यूल, दूसरा वॉल। ओके, अगर टोटल मोमेंटम कॉन्जर्व हो रहा है, टोटल काइनेटिक एनर्जी कॉन्जर्व हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, सो जैसे मॉलिक्यूल ऊपर कोलाइड हुआ तो वो मॉलिक्यूल जो भी है अगेन इट कम बैक इन दिस डायरेक्शन, हो सकता है कि वो इस डायरेक्शन में वापस आ जाए। अब जाते वक्त जो भी मोमेंटम था, आते वक्त जो भी मोमेंटम है, क्योंकि जाते वक्त वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में था और कोलाइजन होने के बाद उस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी नीचे के डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे मोमेंटम चेंज हो रहा है, क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। जाते वक्त मोमेंटम ऊपर था, आते वक्त मोमेंटम नीचे है, तो चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे डेफिनेटली होगा। अब ये जो भी चेंज इन मोमेंटम है, ओके, इसके वजह से ये मॉलिक्यूल इस कंटेनर के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पे हमने एक ही मॉलिक्यूल की बात किया है, ऐसे अनगिनत, अनगिनत नहीं बोल सकते लेकिन बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये वॉल्स कप कंटेनर के ऊपर कोलाइड कर रहा है। ओके, तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में इस कंटेनर के ऊपर, वॉल के ऊपर, चाहे वो ये वॉल्यूम या ये वॉल्यूम या ये वॉल्यूम, कोई भी वॉल्यूम, सभी के ऊपर ये जो मॉलिक्यूल्स है दे आर एक्सर्टिंग सम प्रेशर। ओके, मॉलिक्यूल्स constantly collide with the walls of the container, due to which their momentum changes. The change in momentum is transferred to the walls of the container. Okay, consequently pressure is exerted by gas molecules on the walls of the container. तो ये जो भी है एग्जैक्टली इसका डायरेक्शन क्या होगा ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने ही वाले हैं। सो ये थे assumptions ऑफ आइडियल गैसेस। आइडियल गैस कैसे होना चाहिए,
इसके लिए हमने कुछ अजम्पशंस यहाँ पे कंसिडर किए। अब इन्हीं अजम्पशंस के बेसिस पे हम एक इक्वेशन फाइंड आउट करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ओके, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम गैसेस लॉ को स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप डिस्क्रिप्शन में जो भी पीडीएफ दिया है वो आपको ओपन करना है, और यहाँ पे स्पेशली उनमें जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ताकि आपके कंसेप्ट और क्लियर हो सके। तो थ्योरेटिकल हर पॉइंट आप डिस्कस होगा, उसके बाद एक पीडीएफ दिया जाएगा, उस पीडीएफ में उसी टॉपिक के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, और जो भी क्वेश्चंस होंगे टॉपिक आपको कितना समझ में आया इसी के रिलेटेड होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।